गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड शैक्षिक प्रबंधन की यूनिट फर्स्ट के बारे में हम जान रहे थे, जिसमें हम पिछली क्लास में हमने राज्य शिक्षक प्रबंधन इन सब के बारे में अध्ययन किया था। अब हम राजकीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल, राज्य शिक्षा संस्थान के बारे में अध्ययन आज करेंगे। तो राजकीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल राज्य की शिक्षा की परामर्श के लिए मंडलों की स्थापना की गई। कुछ राज्यों में तो अलग अलग विभागों की मंडलों की स्थापना की गई, लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ सिर्फ एक ही शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना की गई, जिसकी सहायता के लिए शिक्षा मंत्री होते थे और शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए शिक्षा सचिव और शिक्षा संचालक होते थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की भी स्थापना करवाई, ताकि वे शिक्षा संबंधी कार्यों संबंधी जो भी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, योजनाओं को बनाए, वो सब अच्छे से विकसित हो सके, शिक्षा में अच्छा गुणात्मक विकास हो सके, शिक्षा की प्रगति अच्छी हो सके। तो इसके लिए राजकीय शिक्षा परामर्श मंडल के अधीन माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना करवाई, जिसमें माध्यमिक स्तर पर परीक्षाओं का संचालन करने, पाठ्यक्रम निर्धारित करने, विद्यालयों में विभिन्न विषयों हेतु मान्यता प्रदान करने, वित्त संबंधी प्रकरणों को सुलझाने की प्रक्रिया निर्धारित की जाती थी। इसमें कि विद्यालय स्तर पर जो भी कक्षाएं होती थी, उन सभी को परीक्षाओं का संचालन करने का कार्य भी होता था। पाठ्यक्रम को निर्धारित करने का सिलेबस उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता था कि कौन सी क्लास का कैसा सिलेबस होना चाहिए। फिर विद्यालयों में कि कैसे कैसे सब्जेक्ट होने चाहिए, विद्यालय के छात्र छात्राओं के हिसाब से उनके साथ सह शैक्षिक गतिविधियाँ होनी चाहिए, सहगामी पाठ्यक्रम भी निर्धारित होने चाहिए, उन्हें शिक्षा के साथ साथ अदर एक्टिविटी में भी पार्ट लो, ऐसा पाठ्यक्रम भी निर्धारित होना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल बराबर टाइम टेबल भी निर्धारित होना चाहिए। और फिर है वित्त संबंधी प्रकरणों को सुलझाना, यानी कि आय व्यय का जो ब्यौरा है उसको भी सुलझाना करना, क्योंकि राज्य स्तर पर जो भी आय व्यय का ब्यौरा होता है वो केंद्र सरकार से आता है और केंद्र सरकार को सारी सूचनाएं उन्हें भेजनी होती है। तो इसके लिए सभी दस्तावेजों को भी समय समय पर पूर्ण करना अति आवश्यक होता है, और कोई भी कार्य हो वित्त संबंधी उसको बाकायदा पूरे कागजी कार्रवाई और दस्तावेजों के माध्यम से पूर्ण करके उन्हें आगे तक भेजा जाता है, तभी आगे से वित्त संबंधी समस्या का समाधान होता है, आगे से ही आय प्रदान की जाती है, जिससे विद्यालय के समस्त कार्य पूर्ण हो सके। फिर है माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रमुख अधिकारी सभापति होते हैं, और सभापति की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकतर राज्यों में माध्यमिक शिक्षा का सभापति शिक्षा संचालक ही होता है, क्योंकि शिक्षा संचालक का कार्य भी शिक्षा संबंधी सभी नीतियों को, क्रियाओं को क्रियान्वित करना होता है। फिर है मंडल की संपूर्ण प्रशासनिक गतिविधियों तथा क्रियाओं का संचालन करने के लिए सचिव की नियुक्ति की जाती है। जैसा कि आपको पता है कि सचिव शिक्षा सचिव ऐसा सदस्य होता है जो शिक्षा संबंधी सारे कार्यों की देखरेख करता है, और ये सारी सूचना वह सदन के सभी अधिकारियों के पास भेज के फिर शिक्षा मंत्री के पास भेजा जाता है, फिर शिक्षा मंत्री उस नीतियों को लागू करता है। फिर सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल के समस्त कार्यों के प्रति भी शिक्षा सचिव उत्तरदायी होता है। शिक्षा सचिव की सहायता के लिए उप सचिव होते हैं, कि शिक्षा सचिव के अंडर भी उप सचिवों की संख्या होती है, और उप सचिवों की संख्या भी निर्धारित नहीं होती है। वो उप सचिवों की संख्या राज्य शासन आवश्यकता अनुसार निर्धारित करता है कि कौन से राज्य मंडल में कौन से शिक्षा मंडल में कितने उप सचिवों की आवश्यकता है, उसके हिसाब से उनकी नियुक्ति की जाती है। फिर है माध्यमिक शिक्षा मंडल का प्रमुख कार्य। माध्यमिक शिक्षा मंडल का प्रमुख कार्य कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना एवं परीक्षा प्रणाली को अधिक उपयोगी और मनोवैज्ञानिक बनाना। इससे क्या होगा कि शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और शिक्षा में गुणात्मक विकास भी होगा, नवीन टेक्नोलॉजी की भी, विधियों की भी जानकारी प्राप्त होगी। फिर है हमारा राज्य शिक्षा संस्थान। राज्य शिक्षा संस्थान यानी कि शिक्षा की प्रगति और शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए राज्य शिक्षा संस्थान की नियुक्ति की गई। ये राज्य शिक्षा संस्थान भी प्रत्येक राज्य में अलग अलग राज्य शिक्षण संस्थान बनाए जाते हैं। फिर राज्य शिक्षा संस्थान का प्रमुख कार्य है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक विकास करना, यानी कि 8 तक के जो विद्यालय होते हैं, नर्सरी से लेके 8 तक की जो शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कहलाती है, जिसमें उस शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि करने, यानी कि जो पुराना जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या नवीनता लानी चाहिए, क्या नवीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, नवीन ज्ञान किस तरीके से बढ़े, उसमें कौन कौन सी नवीन
विधियों का प्रयोग हो, इस तरीके से प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक विकास करना राज्य शिक्षा संस्थान का कार्य होता है। तो फिर है शिक्षा प्रशासन एवं निरीक्षण को प्रभावी एवं कुशल बनाना। शिक्षा प्रशासन एवं निरीक्षण को यानी कि समय समय पर शिक्षा प्रशासन का कार्य है कि वो विद्यालयों में जाकर इंस्पेक्शन करे, निरीक्षण करे कि विद्यालय में कब क्या हो रहा है, कि वो विद्यालय में किस तरीके की गतिविधियां चल रही है, समय के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा किया जा रहा है या नहीं है, परीक्षा प्रणाली किस तरीके की लागू की गई है, मूल्यांकन विधि किस तरीके से की जाती है, मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है, ये सारी व्यवस्था करने का कार्य निरीक्षणकर्ता का होता है और ये शिक्षा प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसीलिए शिक्षा प्रशासन एवं निरीक्षण को प्रभावी और कुशल बनाने का कार्य भी राज्य शिक्षा संस्थान का कार्य होता है। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में योग्य शिक्षक तैयार करना, यानी कि टीचर जो शिक्षा प्रदान करने वाले जो टीचर होते हैं उनकी एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। उन्हें जो आज के समय में, वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो टेक्नोलॉजी उन्हें का संपूर्ण ज्ञान हो। जैसे कि कंप्यूटर शिक्षा है तो कंप्यूटर शिक्षा का उनका पूर्ण ज्ञान हो, ताकि वो विद्यालय में जाएं, कक्षाओं में अध्ययन कराएं, बालकों की कक्षा ले तो उन्हें बालक अगर कुछ प्रश्न पूछे तो उस प्रश्नों का जवाब उत्तर दे सके, उनकी इच्छाओं को, उनकी जिज्ञासाओं को वो टीचर शांत कर सके। इसलिए विद्यालय का यह कर्तव्य होता है कि वो ऐसे योग्य शिक्षा के क्षेत्र में से योग्य शिक्षकों को तैयार करे, ऐसे एबिलिटी वाले शिक्षकों की ही नियुक्ति करे। फिर है विभिन्न शिक्षण विधियों को मनोवैज्ञानिक रूप में प्रगतिशील बनाना, यानी कि जो भी शिक्षण विधियाँ यूज़ की जाती है, इन शिक्षण विधियों में क्या क्या चीज़ें, जैसे कि दृश्य श्रव्य साधन है, सहगामी साधन है, इनको ऑडियो विजुअल सामग्री है, ये इस तरीके की सामग्री यूज़ करके वो अपनी शिक्षण को अच्छे से प्रभावी बना सके, नई नई चीज़ों का यूज़ कर सके, नए नए मॉडल तैयार कर सके, नए नए इस तरीके की ये टेक्नोलॉजी वाली विधियों का यूज़ कर सके, ताकि बच्चों को भी शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट हो, वो विद्यालय आए और उन्हें क्लास के प्रति, टीचर के प्रति, कंटेंट के प्रति, पाठ्यक्रम के प्रति इंटरेस्ट, रुचि डेवलप हो। फिर है शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, यानी कि आजकल हमेशा हमने देखा है कि पहले वर्तमान समय में वर्तमान समय की शिक्षा आजकल रिसर्च के हिसाब से तैयार की जाती है कि हर चीज़ में कुछ न कुछ रिसर्च संबंधी कार्य किया जाता है। शिक्षा में ऐसी नई नई तकनीकों को खोजा जाता है, नई नई चीज़ों के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है, तब जाके पता चलता है कि शिक्षा में अनुसंधान संबंधी प्रगति हो रही है। आजकल जैसे कि आपने देखा है कि 11वीं-12वीं क्लास में भी मशीनिकल शिक्षा के बारे में बताया जाता है, एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाता है। अगर कृषि शिक्षा का अध्ययन करा रहे हैं तो कृषि में किन नवीन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, उन खेती करने के, कृषि करने के क्या क्या नए साधन होने चाहिए। पिछले जो पुराना जो पाठ्यक्रम होता है उन पाठ्यक्रम में तो पुरानी विधियों को यूज़ किया जाता है, लेकिन आज के समय में नवीन टेक्नोलॉजी में रिसर्च संबंधी नए नए आइटम कौन से होते हैं, नए नए यंत्रों का कैसा विकास होता है, उनको किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है, यह शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना बताया है। फिर है शिक्षा का समय समय में मूल्यांकन करना और आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना। शिक्षा का समय समय में मूल्यांकन करना, यानी कि विद्यालय में जो समय समय पर ईयरली, यानी कि वर्ष के अंत में जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उन परीक्षाओं के आधार पर बच्चों का परिणाम कैसा होता है, परिणामों में कितनी वृद्धि हो रही है, उसके आधार पर मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है कि बच्चों में कितनी डेवलपमेंट हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, बच्चों में कितनी चीज़ें नई सीखने को मिल रही है। इस आधार पर शिक्षा का समय समय मूल्यांकन किया जाता है कि समय समय पर उन्हें 3 महीने के, 6 महीने के, 12 महीने के ऐसे टेस्ट एग्ज़ाम पास करने होते हैं कि बच्चों में 3 महीने में कितना विकास हुआ, 6 महीने में कितना हुआ और 12 महीने में किस तरीके का विकास हुआ। इस तरीके उनके पूरे साल का मूल्यांकन किया जाता है और अगर ज़रूरत हो तो समय समय पर उनमें किस तरीके की कमी है उसके लिए सुझाव भी प्रस्तुत किए जाते हैं। और अंत में हमारा है कि विकास के क्षेत्र में नवीन प्रयोग करना तथा उनके आधार पर शैक्षिक विकास की योजना तैयार करना। विकास के क्षेत्र में नवीन प्रयोग करना, यानी कि जैसे कि आपने देखा है कि जब मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, पक्व अवस्था यानी कि माध्यमिक स्तर के बाद जो पक्वता मैच्योरिटी स्तर आ जाता है तो उसमें बालक छात्र छात्राओं का विकास जल्दी डेवलप होने लग जाता है और उन्हें शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी अर्जित करना होता है। तो इसके लिए उन्हें क्या क्या विकास करने चाहिए, अपने ज्ञान में किस तरीके की वृद्धि करनी चाहिए, इस तरह
तरीके से नवीन प्रयोग करने चाहिए, उन्हें क्लासों में इस तरीके की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर सके और शिक्षा को भी कंटिन्यू निर्धारित कर सके, जिससे उनके शैक्षिक विकास की योजना भी तैयार होगी और शैक्षिक विकास में प्रगति भी होगी।